हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों, बेहतरीन स्टूडेंट्स, नीट 2024 की बेहतरीन आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई दिल लगा करके कर रहे होगे, घर पे बैठ करके दिल लगा के होली की तैयारी में जुटे होगे, रंग खेलने के लिए रंगों की दुनिया में आप अपना इंतजार कर रहे होगे कि कब होली आए और कब रंग खेला जाए। तो बाबू आपको बता देते हैं, नीट 2024 एग्जाम बहुत करीब है। 44 दिन गिनती के रह गए हैं, गिनती के 4 और 4 दिन रह गए हैं। 44 दिनों की लड़ाई है, कुछ दिन की और बात है, बस सब्र करो, अपनी ताकत झोंक दो पढ़ाई लिखाई में, होली के रंगों में खो मत जाना, कहीं रंगीन मत हो जाना, बहुत ज्यादा रंगीन हो जाने से पढ़ाई नुकसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप होली ना खेलें, रंग ना खेलें, लेकिन अगर उन रंगों को खेलने से आपका 1 घंटा 1 मिनट भी वेस्ट होता है तो आप उससे थोड़ा बच सकते हैं। असली त्योहार तो आने वाला है, असली त्योहार तो आपका नीट 2024 आने वाला है। एग्जाम बस 5 मई, कुछ दिन और रह गए हैं। थोड़ा सब्र के साथ पढ़ाई करें, पेशेंस के साथ पढ़ाई करें, दिल लगा करके पढ़ाई करें, थोड़ा दम लगा करके पढ़ाई करें। उसके बाद तो जिंदगी जो बेहद रंगीन हो जाने वाली है। एक बार करियर की ये लड़ाई आपने जीत ली, उसके बाद आपको आगे तो लड़ाइयां आसान होती चली जाएंगी। माना कि वहां मेडिकल कॉलेज में भी आपको एग्जाम्स देने होंगे, माना कि वहां पे भी आपको टफ एग्जाम्स देने होंगे, लेकिन कम से कम ये रास्ता तो क्वालिफाई हो जाएगा, वो ड्रीम तो पूरा हो जाएगा, ताकि आप उसके बाद निश्चिंत होकर के ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई अब जिंदगी में क्या करना है, ये सोचना नहीं है कि नहीं। तो वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ये 44 दिन है, इनमें आप एकदम अपना दिल लगा करके पढ़ाई कर लो। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो बनता है, थोड़ा बहुत तो मैं भी कहूंगा कि आप अपना समय जरूर देंगे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत का मतलब थोड़ा बहुत आपको खुद अपने आप को लिमिट करना होगा, आपको खुद कंट्रोल करना होगा। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है, हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है, मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 5 है आपका एवोल्यूशन टॉपिक का। एवोल्यूशन चैप्टर में आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मैंने आपको बताया इसमें कांसेप्ट भी है, इसमें डेटा भी है, इसमें फिजिक्स के भी कांसेप्ट मिलते हैं, इसमें केमिस्ट्री भी मिलती है, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो हम पढ़ ही रहे हैं। इट इज द हिस्ट्री ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ प्लैनेट। इस प्लैनेट पे जो हिस्ट्री है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, फ्लोरा फाना की, प्लांट्स एनिमल्स की, उसी हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। कई सारी थियरीज दी गई हैं, कई सारे कांसेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को आज आगे लेकर के चलेंगे। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, वही कहानी वही इतिहास फिर से आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट आपको बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। उसके बाद होगा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लिखी होगी। उन्हीं लाइनों को आपको याद कर लेना है। जो मेजर पॉइंट है उसको मैं एम्फसाइज कर दूंगा कि ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा फोकस करके रीड करना है, इसकी रीडिंग बहुत जबरदस्त करनी है। उसके बाद ह्यूमन का एवोल्यूशन होगा और फाइनली हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे विद पीवाईक्यूज। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होगा। नॉर्मल लेक्चर्स हमारे जितने होते हैं 1 दशमलव क्या कहते हैं उसको 1.5 घंटे जिसको कहते हैं, कह रहे 1.5 घंटे में क्वेश्चन को, ये टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, कोशिश पूरी होगी। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है जी। थोड़ा बहुत ज्यादा अगर जाएगा तो पेशेंस के साथ बैठे रहना बेटा, दिल लगा करके पढ़ते रहना, क्योंकि ये पढ़ाई जो हो रही है केवल आपके लिए हो रही है, इसमें मेरा जो पर्सनल बेनिफिट है वो कोई भी नहीं है। तो केवल आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इस चैप्टर को आज टाइमली फिनिश किया जाएगा समय के साथ। लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार मैथमेटिकल आइडिया दिया था हार्डी एंड विनबर्ग, इन दोनों लोगों ने पहली बार मैथमेटिकली एक्सप्लेन करा था कि पॉपुलेशन किसी भी एरिया की जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, जब तक कि उसमें कोई बाहरी इंसान ना आ जाए या यहाँ की पॉपुलेशन खुद किसी दूसरी जगह चली जाए। जब तक पॉपुलेशन साइज लार्ज रहेगा, जब तक उसमें सेलेक्टिव मेटिंग ना होकर के रैंडम मेटिंग होगी, नॉन सेलेक्टिव मेटिंग होगी और उसमें कोई भी फैक्टर अप्लाई ना किया जाए, तो ये पॉपुलेशन जो होगी, इस पॉपुलेशन में p, जिसे हमने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, एक सिंगल एलील की, प्लस q फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर रहेगा। और अगर इसी को दोनों इक्वेशन को दोनों साइड से अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा इक्वेशन रिलेटेड टू p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq, जिसमें से हम बात करेंगे p स्क्वायर क्या होता है। ये है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। ये इंडिविजुअल जो होंगे ये होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स वाले लोग। कौन है ये लोग? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स वाले लोग हैं, मतलब इनको हम कैपिटल ए कह सकते हैं। q स्क्वायर इज इक्वल टू होमोजाइगस रिसेसिव एलील वाले लोग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव एलील वाले लोग, स्मॉल ए वाले। और 2pq रिप्रेजेंट करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास हेटेरोजाइगोटिक एलील्स होंगे, ये हेटेरोजाइगोट्स कहे जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं कैपिटल ए विद स्मॉल ए, तो ये हेटेरोजाइगोट्स। हमने कहा ये इक्वेशन कांस्टेंट हमेशा मेंटेन करके रखती है अपने आप को जनरेशन बाय जनरेशन। कब तक मेंटेन हो सकती है ये जनरेशन बाय जनरेशन? जब तक देयर इज नो जीन माइग्रेशन। जब तक नो जीन माइग्रेशन, मतलब जीन का माइग्रेशन नहीं होगा। तो क्या मतलब होता है माइग्रेशन का? माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा, माइग्रेशन का मतलब होता है जब कभी कोई पॉपुलेशन पर्पसफुली किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। माइग्रेट करना, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? जैसे बेटर फैसिलिटी नहीं है, टेंपरेचर बहुत तेजी से चेंज होने वाला है, पहाड़ों पे रहने वाले जानवर आपने कभी देखा होगा, जो चरवाहे होते हैं जिनके पास अपनी भेड़ बकरियां होती है, जो हिल्स पे पहाड़ों पे बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं, जब बर्फीला तूफान या बर्फ का मौसम आने वाला होता है, जब चिल्ड वेदर्स आने वाले होते हैं, तो वो उन पहाड़ियों से नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, ऊंचाई से निचले वाले एरिया में आना शुरू कर देते हैं। ये जो माइग्रेशन है अपने मेंबर्स को लेकर के वापस आना, या वापस फिर से जब टेंपरेचर हाई होगा तो इनको लेकर के फिर ऊपर चले जाते हैं। ये कह रहे हैं मास में, ग्रुप्स में माइग्रेशन करते हैं। मछलियां फिशर ब्रीडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कई हजारों किलोमीटर जाकर माइग्रेशन करती हैं। बर्ड्स में माइग्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर सोचो इंसानों में या ऑर्गेनिजम्स में ये माइग्रेशन अगर हो, कुछ जानवर जाए और जिस जगह जाए माइग्रेट करके वहां की लोकेलिटी से वो इंटरैक्ट करना शुरू कर दे, वहां के लोगों से शादी ब्याह रचना शुरू कर दे, अपने जीन को उनमें ट्रांसफर करना या उनके जीन को अपने अंदर ट्रांसफर करवाना शुरू कर दे, उनके साथ अगर संबंध बनाना शुरू कर दे, तो इससे उनके आने वाली जो प्रोजेनी होगी उनमें जीनिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं जीनिक चेंजेस की वजह से पॉपुलेशन में नए चेंजेस, नई वैरायटी आनी शुरू होती है। इसे कहते हैं जीन माइग्रेशन। पॉपुलेशन माइग्रेट करेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन के जीन भी माइग्रेट करेंगे। जब पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहां के लोगों के साथ इंटरैक्शन करेगी, जैसे मान के चलो हमारे देश के कुछ लोग अगर कनाडा जाते हैं, और वहां जाकर के उन लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, वहां की सोरी कुड़ियों के साथ या फिर वहां के लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, शादियां रचाते हैं, ब्याह करते हैं, अपना परिवार बसाते हैं, तो अब कनाडा वाले जीन्स हमारे लोगों के जीन के साथ मिक्स हो रहे हैं, जीनिक चेंजेस आ रहे हैं, वैरायटी बन रही है, वेरिएशन आ रही है। तो वेरिएशन लाने के लिए ये इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। और माइग्रेशन का मतलब होता है पर्पसफुली किसी पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जब यही माइग्रेशन बार बार होने लगे, याद रखेंगे जीन माइग्रेशन जब बार बार होने लगे, तो हमारी एनसीईआरटी में ही लिखा है मल्टीपल टाइम्स जब ये होता है, जब जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो इसी को जीन फ्लो कहते हैं। व्हेन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम्स, अगर माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो इसे कहते हैं जीन फ्लो कहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जब तक जीन माइग्रेशन नहीं होगा, जीन माइग्रेट नहीं करेगा, जीन फ्लो भी नहीं होगा, और ना जीन माइग्रेशन होगा ना जीन फ्लो होगा, तो अल्टीमेटली जीनिक वेरिएशंस नहीं आएंगे। पॉपुलेशन में जब वेरिएशन नहीं आएगी तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। ये पहला पॉइंट कहता है जीन माइग्रेशन। दूसरा कहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब वो भी नहीं हो रही, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ड्रिफ्ट भी नहीं हो रही। और ड्रिफ्ट क्या होती है? ये जीन के वो चेंजेस हैं जो जीन की फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा अभी P + Q = 1, हम कह रहे हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है जब चेंज होती है बाय चांस, ये तो हमने कहा इंटेंशनली हो रही है ना। माइग्रेशन का मतलब होता है बेटा, माइग्रेशन का मतलब होता है पर्पसफुल मूवमेंट। माइग्रेशन का मतलब होता है पर्पसफुल, इंटेंशनली मूवमेंट हो रही है, पर्पसफुल मूवमेंट जब होती है तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। लेकिन जब यही मूवमेंट जो हो रही है वो बाय चांस हो रही हो, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, जब चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, जब भी कभी किसी भी एरिया में एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बाय चांस इवेंट्स, मतलब जब भी कभी ये बाय चांस हो जाए, चांस इवेंट, प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं ये चांस पे बेस्ड है, ये चांस पे बेस्ड है। बाय चांस कोई कहीं पहुंच रहा है, बाय चांस कहीं कोई ऑर्गेनिज्म चला गया, बाय चांस मतलब आपके बैग में पैक होकर के, आपके बैग में मान लो अचानक से आपके बैग की पैकिंग चल रही थी, उस बैग के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स चिपक गए या कुछ चूहे घुसे हुए थे आपके बैग में, सामान के साथ आपने उन बैग को, मान लो आपका ट्रांसपोर्टेशन हुआ दिल्ली टू नागपुर, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू हरियाणा, कहीं भी आपका मूवमेंट हो रहा है, यानी आपके सामानों के साथ वो चूहे भी पैक हो गए। अब वो सामान लेकर के जब आप हरियाणा पहुंचोगे तो चूहों का क्या होगा? बेचारे मुंबई से सीधा हरियाणा, या यूं समझ लो हरियाणवी चूहों को मुंबई की चूहियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? और ये इंटेंशनली तो नहीं गए ना, ये चूहे इंटेंशन से नहीं गए, कैसे गए? ये पर्पसफुली नहीं गए, ये बाई चांस पहुंच गए हरियाणा से मुंबई की सैर करने बाई चांस। जब भी कोई इवेंट या एक्टिविटी चांस इवेंट की वजह से हो, आपकी जेब में कई सारे सिक्के रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, कई सारे सिक्के रखे हुए हैं, मान लो 50 सिक्के रखे हुए हैं, 50 कॉइन आपकी जेब में रखे हुए हैं, कोई 50 पैसे के, अब तो 50 पैसे वाले बंद हो गए, कोई 1 रुपए का है, कोई 2 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है, कोई 10 रुपए का सिक्का है। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के 50 सिक्कों में से मिक्सचर रखा हुआ, किसी का कुछ नहीं पता कितने 50 के हैं कितने 10 के। ना 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 ना, आपने हाथ उसमें अंदर डाला और जेब में से निकाला, बाई चांस आपके हाथ में कौन आएगा? 1 रुपए का भी आ सकता है, 2 रुपए का भी आ सकता है, 10 रुपए का भी आ सकता है, 5 रुपए का भी आ सकता है। तो सीधी सी कहानी है बेटा जी, ये चांस इवेंट है। तो जब भी कोई एक्टिविटी, जब भी कभी जीन में होने वाला कोई चेंज, जब भी कभी किसी ऑर्गेनिज्म का किसी और से इंटरेक्शन किसी चांस इवेंट से हो जाए, अचानक से समंदर में तैरते तैरते कहीं ऐसी जगह कोई ऑर्गेनिज्म पहुंच जाए जहां उसकी मुलाकात सुंदरियों से, अप्सराओं से हो जाए, तो वो एक चांस इवेंट है। वो चाहेगा वहीं बस जाना, वहीं रह जाना। मतलब जीन में आने वाला कोई भी चेंज जब चांस इवेंट से होता है इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 पहलू होते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, एक होता है बेटा जिसे कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट जो डार्विन फिंचेस शो करती हैं, और एक होता है जिसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। क्या कहते हैं? बॉटल नेक इफेक्ट होता है, मतलब बाई चांस तो दोनों बातें हो सकती है ना, बाई चांस दोनों बातें हो सकती है। बाई चांस अगर किसी एक एरिया में नई स्पीशीज अराइव करती है और वहां जाकर के वो टोटली डिफरेंट स्पीशीज बना देती है। व्हेन अ स्पीशीज अराइव्स, जब कभी कोई स्पीशीज, व्हेन एनी स्पीशीज अराइव्स इन अ न्यू जियोग्राफिकल एरिया या न्यू जियोग्राफिकल कंडीशन, और वहां के लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, बाई चांस याद रखेंगे, बाई चांस वो वहां के लोगों के साथ इंटरैक्ट करे और इंटरैक्ट करके न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दे, न्यू स्पीशीज बन जाती है। जैसे कि डार्विन फिंचेस में हमने पढ़ा था, एग्जांपल बहुत ही सॉलिड है, याद रखेंगे। डार्विन फिंचेस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि अडैप्टिव रेडिएशन का भी है और फाउंडर्स इफेक्ट का भी है। टोटली न्यू स्पीशीज बना देती है। साउथ अमेरिका से भाग के गई थी ये चिड़ियाएं उड़ करके गई और अचानक से इन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, और वहां जाकर के इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, वहां के फूड के कंपटीशन और स्पेस के कंपटीशन के बेस पे अपने बीक्स के शेप में मॉडिफाई कर दिया और नई स्पीशीज बन गई। कुछ ऐसा भी हुआ जहां पे ये बॉटल नेक इफेक्ट हुआ, जब कोई एलील लॉस होता है ड्यू टू लॉस ऑफ या ड्यू टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन, देयर इज लॉस ऑफ एलील्स। जब पॉपुलेशन में डिक्रीज की वजह से लॉस होने लगे एलील्स का, तो जब एलील्स का लॉस होने लगता है, जब बाई चांस कोई पुराना एलील खोने लगता है और नए एलील्स का अराइवल होता है पुराने एलील्स या पॉपुलेशन के लॉस की वजह से, तो जिस एरिया में वो लॉस हो रहा है वहां पे हमें बॉटल नेक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे इंडिया से चीता पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर जो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा होगा, वहां पे जो भी अडैप्टेशन या वेरिएशन अपने अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए लाएंगे, उस चेंज को, उस नए एलील कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन को हम कहते हैं जो बाई चांस हुआ है। किसी और का भी हो सकता था, किसी और का भी दिन आ सकता था, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म का भी आया हुआ है, ये चांस इवेंट है। तो जब कभी लॉस होगा तो वो बॉटल नेक इफेक्ट होगा, और जब कभी नए एरिया में कोई स्पीशीज अराइव करेगी तो नए कैरेक्टर्स ऐड करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी नए कैरेक्टर्स को। तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। लॉस ऑफ ओल्ड ट्रेट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, लेकिन दोनों के दोनों चांस इवेंट है, याद रखेंगे ये दोनों के दोनों चांस इवेंट हैं, बाई चांस होगा तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट होता है जब नो जीन म्यूटेशन भी नहीं हो रहा, तब भी जीन में चेंजेस नहीं आएंगे। नो जीन म्यूटेशन, नो जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा बेटा जी, और नो नेचुरल सिलेक्शन, कह रहे नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ऐसा सिलेक्शन जो कि नेचर सेलेक्ट करती है जो बेस्ट होगा। कह रहे कितना भी चेंजेस या वेरिएशन आ जाए, उस वेरिएशन में सर्वाइवल किसका होगा, कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये डिसाइड करती है नेचर। लेकिन जब इनमें से कोई भी फैक्टर अप्लाई ना हो रहा हो, जब इनमें से कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा, नाइदर दिस नॉर दिस नॉर दिस नॉर दिस नॉर दिस, जब तक इनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं होगा, तो पॉपुलेशन P + Q = 1 हमेशा एलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, मींस देयर इज नो एवोल्यूशन। लेकिन इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज कर दिया जाए, मतलब इसको यस कर दिया जाए, जीन माइग्रेशन अगर होगा, इफ देयर इज जीन माइग्रेशन पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, इफ देयर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, इफ देयर इज जीन म्यूटेशन पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, इफ देयर इज जीन रिकॉम्बिनेशन पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। और नेचुरल सिलेक्शन इज द फाइनल, जो उसके ऊपर ठप्पा लगाता है, मुहर लगाता है कि तुम्हारे पास वो हेरिटेबल ट्रेट है जिसकी वजह से तुम सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए यू आर सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, बधाई हो, आप जा सकते हैं मेडिकल कॉलेज, यू कैन गो। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आज आप जिंदा हो, और जिंदा होने के साथ साथ आप इवॉल्व हो चुके हो। तो जब P + Q = 1 है, नो एवोल्यूशन। जब P + Q का 1, जब ये दोनों इक्वेशन डिस्टर्ब होगी, ये P + Q 1 नहीं रह जाएगा, इसका मतलब एवोल्यूशन होगा। जब तक ये कहानी है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। इनमें एनसीईआरटी ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में 3 अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप्स बताए हैं कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है नेचर में। टाइप्स ऑफ नेचुरल
सिलेक्शन, ये हमारी एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटा, गेटिंग सेलेक्टेड बाय नेचर, ये एनसीईआरटी ने बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके से ऑपरेट हो सकता है। और आप अगर इनको समझेंगे तो एक तरीका होता है जहां पे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या इसे रिलेट करते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन से। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जिसे हम बैलेंसिंग सिलेक्शन से भी रिलेट करते हैं, तो लेकिन एनसीईआरटी ने स्टेबलाइजिंग के बारे में दिया, हम वही पढ़ेंगे। दूसरा होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, या इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन की बात की गई है एनसीईआरटी में, तो ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में है एक डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्ट करता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है जिसे हम डिसरप्टिव कहते हैं, या इसी को डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। तो ये 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। कहानियां कुछ यूं है कि सारे के सारे मेंबर जो होते हैं, कॉमन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, कॉमन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे किसी भी एरिया में, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो, ये मान लिया कॉमन 3 तरह के इंडिविजुअल्स रहे होंगे। ये हमने कहा 3 तरह के इंडिविजुअल्स रहे होंगे, मान लेते हैं 3 तरह के वेरिएंट्स रहे होंगे। ये किसी एरिया की पॉपुलेशन में हमने कहा कि ये 3 तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। मान लो कि ये 3 तरह की वेरिएंट्स हैं। इन वेरिएंट्स में ये 2 एंड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेरिफेरल कैरेक्टर्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? ये दोनों, ये जो एंड्स हैं ये पेरिफेरल कैरेक्टर्स हैं। ये वाले जो हैं, ये मान लो स्मॉल ए, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए स्मॉल ए। समझने वाली बात है, एलील्स मत समझो इसको, इसे केवल अपने दिमाग में रखो कि ये 2 पेरिफेरल कैरेक्टर हैं और बीच में मीन कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं एवरेज कैरेक्टर वाले। ये एवरेज कैरेक्टर वाले जिसको आप नॉर्मली यहां जेनेटिक लैंग्वेज में हेटेरोजाइगोट्स कहते हो, इसे कहते हैं मीन कैरेक्टर वाले। और बाकी ये 2 हैं जो एक्सट्रीम कैरेक्टर, इन्हें कहते हैं पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, पेरिफेरल कैरेक्टर। तो यहाँ मीन कैरेक्टर और पेरिफेरल कैरेक्टर 2 तरह के हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स बताते हैं कि मैं, ये दोनों एंड्स बताते हैं कि मैं पेरिफेरल वैल्यू वाला हूं, या तो एक्सट्रीम इधर या तो एक्सट्रीम उधर, एकदम काला या एकदम गोरा, और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कलर वाले। समझ आई बात? तो ये क्या है? 3 वैल्यू वाले हैं। क्या स्टेबलाइजिंग हो, डायरेक्शनल हो, अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुआ, अगर ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुआ तो याद रखेंगे ये सेलेक्ट करता है मीन कैरेक्टर वैल्यू वालों को। मतलब इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर, ज्यादातर इंडिविजुअल्स ने एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर या एवरेज कैरेक्टर को एक्वायर किया रादर देन पेरिफेरल कैरेक्टर। जो एवरेज कैरेक्टर वाले लोग हैं वो ज्यादा अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो कहा जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये स्टेबल सिलेक्शन बनाता है और ये बताता है कि पॉपुलेशन यहाँ पे जो होगी, यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो पॉपुलेशन होगी यहाँ पे, एक छोटे से ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, आप बस इतना समझे, कह रहे पेरिफेरल कैरेक्टर से ज्यादा मीन कैरेक्टर वाले बढ़ रहे हैं। कह रहे ये जो पेरिफेरल वैल्यूज थी, कह रहे ये श्रिंक कर रही है सेंटर की तरफ। कह रहे मेंबर्स ज्यादा कौन सा कैरेक्टर बना रहे हैं? ये जो एवरेज कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है, ये इसको एक्वायर कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि बहुत एक्सट्रीम इधर या एक्सट्रीम, एकदम से गधा होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने से भी दिमाग फट जाएगा। तो कह रहे एवरेज कैरेक्टर को मेंटेन करके रखते हैं, ना बहुत गधे रहेंगे ना बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट बनेंगे, नहीं तो दिमाग फटेगा। कह रहे बीच वाला कैरेक्टर रखो। तो जब मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो ऐसे में क्या होता है? ये ग्राफ सेंटर की तरफ श्रिंक होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, नुकीला होता है, ज्यादा पॉइंटेड होता है, और बेल शेप्ड ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बेल शेप्ड हो रहा है, घंटी जैसा बन रहा है, सेंटर की तरफ ये सारा दोनों तरफ से सेंटर की तरफ आ रहा है। मीन कैरेक्टर वाले ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एवरेज हाइट का सेलेक्ट होना, एवरेज हाइट ऑफ ह्यूमंस, एवरेज बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन, ये नीट में आया हुआ सवाल है बेटा जी। एवरेज बर्थ वेट, जो न्यू बॉर्न का बर्थ वेट होता है वो एवरेज, कह रहे होने को तो 1.5 किलो भी हो सकता है, 2 किलो भी हो सकता है, होने को तो 5 किलो भी हो सकता है। लेकिन क्या ज्यादातर बच्चे 2 किलो वाले और 5 किलो वाले सर्वाइव करते हैं? नहीं करते। 3.5 से 4 किलो वाले बच्चे, जो 3 किलो से 4 किलो वाले बच्चे होते हैं, इनका एवरेज बर्थ वेट जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन बेबीज का जो बर्थ वेट होता है वो 3 से 4 किलो का है। तो एवरेज बर्थ वेट का होना, एवरेज हाइट का होना, ये बताता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पॉपुलेशन के अंदर हुआ है। पॉपुलेशन में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को ये एक्सप्लेन करता हुआ है और बहुत ही आसान है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड केस में देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जब मीन कैरेक्टर से ज्यादा बेटर कोई पेरिफेरल कैरेक्टर होगा, व्हेन एनी ऑफ द पेरिफेरल कैरेक्टर आर मोर सेलेक्टेड, व्हेन पेरिफेरल कैरेक्टर्स आर मोर सेलेक्टेड, better selected than the mean value, जो एवरेज कैरेक्टर वाले हैं उनसे ज्यादा पेरिफेरल कैरेक्टर वालों को इज्जत मिल रही है। या तो वो एक्सट्रीम या तो ये एक्सट्रीम, मतलब लड़ाई अब आर पार की है। कह रहे या तो ये स्मॉल ए वाला रहेगा या तो ये कैपिटल ए वाला रहेगा। ये बीच वालों को हम ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, इंटरमीडिएट वालों को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं पेरिफेरल वालों को। या तो एक तरफ लड़ाई एकदम काले वाले की तरफ, या तो एक तरफ लड़ाई एकदम सफेद वाले की तरफ, ऐसा। जब कभी पेरिफेरल कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए देन द मीन कैरेक्टर, तो उसे कहते हैं डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहते हैं। ऐसे को हम कहते हैं डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। तो इस तरह के सिलेक्शन में आपको दिखेगा कि ग्राफ एक तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, ग्राफ जो होगा वो एक एंड की तरफ, एक तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो इस एक्सट्रीम में जाए चाहे वो दूसरे एक्सट्रीम में जाए, बट ग्राफ जो होगा दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। ये इधर, तो कह रहे इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर गाय भैंसों में हम शादी कराने के लिए या उनके बच्चे पैदा कराने के लिए हम अच्छी गाय को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ज्यादा मिल्किंग कैपेसिटी वाली गाय को सेलेक्ट कर रहे हैं। कम मिल्क प्रोडक्शन वाली गाय किनारे, एवरेज प्रोडक्शन वाली किनारे, ज्यादा खूब सारा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली, कर खूब मिल्क चाहिए हमें, कर दूध की नदियां बहानी हमें, इसके किसको सेलेक्ट करेंगे? मोर मिल्किंग, मोर लैक्टेटिंग काउ। ग्राफ शिफ्ट होगा किधर की तरफ? उधर की तरफ जिधर ज्यादा से ज्यादा लैक्टेशन होती होगी। अगर मान लो हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया तो बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मान लो ये वाला जो ग्रुप था ए वाला, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और एक है जो हाईली रेजिस्टेंट है स्मॉल ए, तो जो रेजिस्टेंट है स्मॉल ए वो सर्वाइव करेगा, जो रेजिस्टेंट नहीं है वो मर जाएगा। मतलब इफेक्ट ऑफ जो पेस्टिसाइड है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें आप याद रखेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म।
इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद रखना है। मोस्ट जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले और उसके बाद में कह रहे वहां पे पाए जाने वाले इंसेक्ट्स की, उनमें कुछ मॉथ्स जो पाए जाते थे, जो पेपर्ड मॉथ कहा जाता था, एक आर्थ्रोपोड वेरिएंट कहा जाता है, मॉथ जिसे कहते हैं, वो मॉथ की वैरायटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब कंडीशंस बदलती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, तो उनमें से सेलेक्ट होता है केवल एक वैरायटी। दो तरह के थे, डार्क विंग वाले और एक लाइट विंग वाले। एक डार्क थे, एक व्हाइट विंग वाले थे। व्हाइट कलर वाले और डार्क कलर वालों में से कोई एक टाइम पे रहेगा, पहले दोनों है मान लो। ये कह रहे अब क्या हुआ, कह रहे नेचुरल सिलेक्शन जब ऑपरेट होता है तो कह रहे एक टाइम पे व्हाइट कम होने लगे, खाली ब्लैक की पॉपुलेशन डोमिनेट होने लगी। और फिर क्या हुआ, दूसरे टाइम पे ब्लैक वाले कम होने लगे और व्हाइट वाले डोमिनेट होने लगे। कैसे हुआ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस खाली आप एग्जांपल नोट कर लें। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। लैक्टेशन में मोर लैक्टेटिंग काऊ को सेलेक्ट करना इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, याद रखेंगे। लेकिन ये सब ह्यूमन एक्शन से हुआ, याद रखेंगे। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इसे कहते हैं, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन। ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन इसे कहते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन जिसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन की वजह से भी एवोल्यूशन को इफेक्ट मिला है, इफेक्ट पड़ा है। चाहे वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का हो, चाहे वो इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का हो, या फिर इसके अलावा अगर आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अलावा इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन द पॉपुलेशन। पेस्ट्स की पॉपुलेशन में मोर रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन अगर होता है तो वो भी डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। और लास्ट सिलेक्शन होता है बेटा जी डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग, ये क्या करता है, ये बोथ द पेरिफेरल कैरेक्टर्स को एक साथ सेलेक्ट करता है। बोथ द पेरिफेरल कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड, कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर। एक साथ, दोनों एक साथ सेलेक्ट किए जाएंगे, टूगेदर एक साथ सेलेक्ट किए जाएंगे, जहां टू पीक्स का फॉर्मेशन होगा। टू पीक्स आर फॉर्म, कह रहे गोरा भी रह सकता है, काला भी रह सकता है, दोनों एक्सट्रीम वाले, कैपिटल ए वाला भी यही रह सकता है, स्मॉल ए वाला भी रह सकता है। तो ऐसे ग्राफ में आप देख सकते हो, ऐसे टाइप के ग्राफ को आप समझो, कह रहे इस तरह के ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों तरह की वैल्यूज। ये पेरिफेरल कैरेक्टर में ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा, ये पी वाला भी मिलेगा, कैपिटल ए वाला भी और स्मॉल ए वाला भी, बट ये रेयरली देखने को मिलता है, रेयरली सीन। ये दोनों एक्सट्रीम एक साथ, एक जंगल में दोनों शेर कैसे रह सकते हैं, दो शेर को एक को हटा के अलग अलग टेरिटरी में भेजो, एक को अलग। मतलब यहाँ पे कहानी सीधी सीधी है कि नॉर्मली ये नहीं मिलता, ये रेयर केसेस में मिलता है, जहां दोनों तरह की एक्सट्रीम्स एक साथ दिखाई देती है। जैसे अगर आप कहो कि लंबे लोग और बोले लोग एक साथ एक ही एरिया में दिखाई दे रहे हैं, एवरेज वाले नहीं, खाली या तो लंबे लोग हैं या तो छोटे लोग हैं, या तो बहुत एक्सट्रीम ड्राई वेदर में रहने वाले लोग हैं या एक्सट्रीम वेट वाले। तो ड्राई और वेट कंडीशन में सेम प्लांट का वेरिएंट अगर ड्राई में भी रह सकता है और एक्सट्रीम वेट में भी रह सकता है, इंटरमीडिएट उनके मेंबर्स नहीं रहते, वो सारे इसी में आते हैं, जहां पे दोनों के दोनों ये कह रहे हैं दो पीक्स का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग। तो नेचर का सिलेक्शन या तो ये टाइप का हो सकता है, या तो ये टाइप का, या तो ये टाइप का। पहले केस में जब मीन कैरेक्टर सेलेक्ट होता है रादर देन द पेरिफेरल कैरेक्टर, यहाँ पे पेरिफेरल कैरेक्टर्स में से कोई एक सेलेक्ट होता है रादर देन द मीन कैरेक्टर, और जब एक साथ दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो इसे कहते हैं डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग। तो ये होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को भी बताना मेरा फर्ज है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है, हिंदी में इसे औद्योगिक कृष्णता कहते हैं। ये कहता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब है इंडस्ट्रीज की वजह से ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, ध्यान से सुनेंगे, ये कहानी कुछ ऐसी है कि इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जब था, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था, वहां का एरिया जो था वो पॉल्यूशन फ्री था। और ऐसे टाइम पे इंग्लैंड के अंदर जो ट्रीज थे, इंग्लैंड के जो ट्रीज थे, वहां की ट्रीज की जो बार्क्स थी, ये जो ट्रीज थे उनकी जो बार्क थी, इन पेड़ पौधों की जो छाल थी, इनकी जो कवरिंग थी, इन पेड़ों की जो कवरिंग थी, इन पेड़ों की, मान लो ये इनके रूट्स हैं, रूट्स को हम थोड़ा बना लेते हैं कुछ डिजाइनदार, मान लो ये रूट है, ठीक है जी, मान लो। बस अब कह रहा हूं इन पेड़ों पे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की वजह से इनके ऊपर लाइकन की डिपोजिशन थी। क्या थी? इनके ऊपर लाइकन से डिपॉजिटेड थे। क्या थे? इनके ऊपर लाइकन की डिपोजिशन थी। इसकी वजह से इनकी बार्क जो थी वो थोड़ा सा व्हाइटिश, इसके ऊपर व्हाइट पैचेस थे। लाइकन के डिपोजिशन की वजह से इनके ऊपर व्हाइट पैचेस थे। ये व्हाइट पैचेस इनके ऊपर थे लाइकन डिपोजिशन की वजह से, जो कि लाइकन आप जानते हो एल्गल और फंगल एसोसिएशन है। एल्गल फंगल एसोसिएशन है जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का एक बायो इंडिकेटर होता है। लाइकेंस जो होते हैं एल्गल फंगल एसोसिएशन, एल्गल फंगल एसोसिएशन कहते हैं, एल्गल फंगल एसोसिएशन होते हैं। और ये जो होते हैं दीज आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इन्हें कहते हैं बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर्स, प्लांट के ऊपर ये बायो इंडिकेटर्स डिपॉजिटेड थे। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट था। और हमारे पास दो मॉथ की वैरायटी थी, मॉथ की एक वैरायटी थी, एक मॉथ जो थी हमारी, ये जो मॉथ की वैरायटीज थी, इंसेक्ट जैसे ही मेंबर होते हैं ये भी, आर्थ्रोपोड के ये मेंबर जो थे ये मॉथ कहे जाते थे। इन मॉथ की स्किन या तो ये व्हाइट विंग्ड थे, या तो ये व्हाइट विंग्ड वाले थे, व्हाइट विंग्ड थे, या फिर ब्लैक मेलानिक फॉर्म कहे जाते हैं। ब्लैक विंग्ड, डार्क विंग्ड, इन्हें मेलानिक फॉर्म कहा जाता है। इन्हीं का म्यूटेंट फॉर्म कहा जाता है। इसी व्हाइट वाले का जो डार्क फॉर्म था, म्यूटेंट फॉर्म था, ये जो था वो ब्लैक था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात हमने करी तो ट्री के ऊपर ये जो लाइकन डिपॉजिटेड थे, तो जो व्हाइट विंग वाले मॉथ थे, जिन मॉथ की वेरिएंट में, जिन मॉथ के पास अपना व्हाइट विंग्ड था, लाइट विंग मॉथ जो थी, बस ये समझने के लिए बेटा आपको बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना। कह रहे ये लाइट विंग वाले मॉथ जो थे, ये जब जाते थे इन पेड़ों पर बैठने,
है जब ये इन पेड़ों पर बैठने जाते थे तो ये आसानी से स्पॉट नहीं होते थे, अपने आप को हाइड कर लेते थे बैकग्राउंड में, ये हाइड कर लेते थे बैकग्राउंड में, तो इनका नंबर बढ़ने लगा था। जब पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये व्हाइट विंग वाली पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, और डार्क विंग वाले जैसे ही इस पे बैठते थे, इन ट्रीज के ऊपर जब डार्क विंग वाले बैठते थे तो बड़ी आसानी से ये स्पॉट हो जाते थे। ये देखो, ये ब्लैक विंग वाले जिनका ये डार्क विंग है, ये इस ये व्हाइट बैकग्राउंड में आसानी से स्पॉट हो जाते थे। इनके प्रीडेटर्स इन्हें बड़ी आसानी से पहचान लेते थे, इन्हें खा जाते थे, मतलब ये इनका प्रीडेशन बहुत आसानी से हो जाता था, ये प्रीडेटर्स इन्हें खा जाती थी, और ये प्रीडेटर्स थी बर्ड्स, जो प्रीडेटर बर्ड्स थी वो इन्हें खा जाती थी। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इनका नंबर, जो ब्लैक मेलानिक फॉर्म था, इनका नंबर डिक्रीज होने लगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। तो नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? केवल व्हाइट विंग वालों को। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली व्हाइट विंग्ड मॉथ, जो पेपर्ड मॉथ, ये वेरिएंट जो था वो कौन था? पेपर्ड मॉथ कहते थे इनको, पेपर्ड मॉथ कहते थे, साइंटिफिक नेम था बिस्टन बेट्यूलेरिया, बिस्टन बेट्यूलेरिया। तो ये जो बिस्टन बेट्यूलेरिया है, ये व्हाइट विंग मॉथ पेपर्ड मॉथ पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग। कैसी पॉपुलेशन थी? इंक्रीज हो रही थी व्हाइट विंग्ड वालों की इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, कह रहे अब ह्यूमन ने कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज जब बढ़ा दी, जब कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ता है, जब कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई, जब उनका नंबर इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज आई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज आई, तो पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन जब बढ़ गया, पॉल्यूशन जब इंक्रीज हो गया, तो लाइकेन डिसअपीयर हो गए। क्या हो गए? लाइकेन डिसअपीयर हो गए। और जब लाइकन डिसअपीयर हो गए, तो ऐसे में क्या हुआ? ट्री की जो बार्क थी, बार्क्स ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज की कवरिंग थी, वो कैसी हो गई? डार्क कलर्ड हो गई। कैसी हो गई? डार्क कलर्ड हो गई। उसके ऊपर डार्क कलर के जो प्रोडक्ट, केमिकल सब्सटेंसेस थे, सूट जो था, वो धुएं की वजह से डिपॉजिट होता चला गया। पेड़ पौधे काले होने लगे, पेड़ पौधे कैसे होने लगे? काले होने लगे। और ऐसे में क्या हुआ? कहानी बदल गई, एकदम जस्ट ऑपोजिट हो गई। ऐसे में क्या होने लगा? ओनली, अब कह रहे हैं बर्ड, जो प्रीडेटर बर्ड्स थी, प्रीडेटर जो बर्ड्स थी, बर्ड्स कैन नाउ इजीली स्पॉट, क्या कर सकती है? इजीली स्पॉट द व्हाइट विंग्ड मॉथ। जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसमें व्हाइट विंग्ड मॉथ को बड़ी आसानी से पहचान लेती थी, और इस वजह से व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज देयर नंबर। और अब मौका मिला, अब खुशहाली का टाइम था ब्लैक वाली विंग वालों का, ब्लैक कलर वालों का नंबर बढ़ना शुरू हो गया। तो नाउ अब ऐसी कंडीशन में नाउ जो ब्लैक मिलानिक फॉर्म था, ब्लैक कलर की जो मॉथ थी, उनका नंबर जो था वो इंक्रीज करने लगा, क्योंकि अब बर्ड्स इन्हें आसानी से स्पॉट नहीं कर पाती थी, प्रेडेटर्स को ये आसानी से दिखाई नहीं देते थे, और ऐसे में इनका नंबर बढ़ना शुरू हो गया। जब नंबर बढ़ना इनका शुरू हो गया, मतलब ग्राफ शिफ्ट हो गया ब्लैक वालों की तरफ। मैंने क्या बताया? व्हेन ओनली वन, कह रहा पेरिफेरल कैरेक्टर में से ईदर और, कह रहा या तो व्हाइट विंग वाला सेलेक्ट होगा या तो ब्लैक वाला सेलेक्ट होगा। तो ऐसे में जब पेरिफेरल कैरेक्टर्स को ज्यादा वैल्यू मिलती है तो इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन में ह्यूमन का रोल था। जब पोल्यूशन नहीं है तो व्हाइट वाले बढ़ रहे हैं, जब पोल्यूशन है तो ब्लैक वाले बढ़ रहे हैं। इसमें ह्यूमन का रोल क्या है कि ह्यूमन ने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसने भी नेचुरल सिलेक्शन को अफेक्ट किया है, नेचर के सिलेक्शन के प्रोसेस को ह्यूमन ने भी इंड्यूस किया है, ह्यूमन ने भी अफेक्ट किया है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन। एनसीईआरटी ने लिखा है एवोल्यूशन एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है। स्टोकैस्टिक का मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब हम पिछली इवेंट्स के बेस पे एवोल्यूशन को, हम सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म में हम एवोल्यूशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। याद रखेंगे, एवोल्यूशन इज अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। यानी जब कभी प्रीवियस इवेंट्स के बेस पर हम फ्यूचर डिसाइड ना कर पाए तो उसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, स्टोकैस्टिक प्रोसेस। स्टोकैस्टिक प्रोसेस, हमने एवोल्यूशन को कहा है कि जो एवोल्यूशन होता है दैट इज बेस्ड नॉट बेस्ड अपॉन द प्रीवियस इवेंट्स, ये केवल चांस म्यूटेशन के ऊपर बेस्ड है, बाय चांस एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड है। नेचुरल सिलेक्शन उसे सेलेक्ट करता है, मतलब इट इज नॉट predictable based upon previous events, मतलब आप एवोल्यूशन को 100% श्योरली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एवोल्यूशन केवल इसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, म्यूटेशन थियरी कहती है कि ये एक रैंडम प्रोसेस है और डायरेक्शन लेस मैनर में होता है। तो इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म आल्सो वी कैन से एवोल्यूशन कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड, इट इज नॉट द प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, इट इज द स्टोकैस्टिक प्रोसेस, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस बेस्ड अपॉन प्रीवियस इवेंट्स। तो इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म वी कैन नॉट डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हो रहा है हम ये कह सकते हैं, एवोल्यूशन होगा हम ये कह सकते हैं, कैसा होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन डिसअपीयर हो जाएगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन के इस एग्जांपल को आपको याद रखना है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी है, आपको अपने से याद रखेंगे, इस एग्जांपल को एनसीईआरटी में गिवन है। अब कह रहे हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को एनसीईआरटी की लाइनों में देख लेते हैं क्या गिवन है। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन आर लोकाई, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स्ड। मैंने कहा था p + q = 1, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, कब तक? इवन रिमेन सेम थ्रू द जनरेशन बाय जनरेशन, जिसे हम कहते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया है। माना गया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल। नॉर्मली एलील की फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है, कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। जीन पूल, जो कि टोटल जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पॉपुलेशन का, उसी को कहते हैं जीन पूल, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड सम टोटल इज इक्वल टू 1, मतलब p + q = 1। अगली बात है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड p एंड q, मतलब हमने हैप्लॉइड लेकर के बताया है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील के लिए p और q बताया है रिसेसिव एलील के लिए p² बन जाता है पेयर में a और a, मतलब डोमिनेंट पॉपुलेशन के लिए। तो जब भी डिप्लॉयड हम बात करेंगे तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए हम p² यूज करेंगे, q² यूज करेंगे, 2pq यूज करेंगे। और जब एलील की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, हैप्लॉइड की बात करेंगे, तो केवल p से काम चलाएंगे, q से काम चलाएंगे। तो इस तरीके से हमें समझना होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इज p², मतलब डोमिनेंट में जब हम डिप्लॉयड को लेंगे तो p² और जब हम रिसेसिव को लेंगे तो वो q² हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील A विद फ्रीक्वेंसी p अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पे ये अपीयर होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में,
तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पी स्क्वायर, स्मॉल ए को क्यू स्क्वायर और कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगोट को हम लिख सकते हैं, दैट इज 2pq। हेंस द इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर जो है वो भी 1 के बराबर होगी। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल मतलब जब किसी पॉपुलेशन में दो ही वेरिएंट होते हैं, जैसे मान लो कि एक है टॉल कैपिटल टी, एक है ड्वार्फ स्मॉल टी, तो कह रहे दो ही टाइप के वेरिएंट्स अगर होंगे तो इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जब किसी सिक्के को कॉइन को उछालते तो उसमें दो ही वेरिएंट होते हैं, या तो हेड या टेल। तो जब हेड या टेल दो ही वेरिएंट इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जब किसी भी एक को लेकर के किसी एक कैरेक्टर को लेकर के बहुत सारे एलील्स हो जाते हैं तो वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। जब हम किसी कैरेक्टर को किसी एक फैक्टर से एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। वन एलील कैपिटल, वन एलील स्मॉल, यानी जब ये दोनों होंगे तो हम इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रेजेंट किया है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल कहानी है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब कह रहे हैं जब ये p प्लस q 1 के बराबर ना हो, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये 1 होगा, लेकिन जब p प्लस q 1 के बराबर ना हो तो इसका मतलब पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इसी को कहते हैं एवोल्यूशन। तो ध्यान दें क्या कह रहा है, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। कितना चेंज हुआ है, किस एक्सटेंट तक वहां चेंज हुआ है, हम वहां पे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन द पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसी को हम एवोल्यूशनरी रिजल्ट से रिलेट करते हैं। यहीं पे अब बात आती है एवोल्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगले पेज में सारी वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। उसमें से एक होता है जीन माइग्रेशन, जो मल्टीपल टाइम जब हो जाए तो वो जीन फ्लो होता है। एक हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक हो गई म्यूटेशन, एक हो गई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एक हो गया नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 मेजर फैक्टर हैं, जब भी पॉपुलेशन पे अप्लाई होंगे तो चेंजेस आएंगे। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं वो, एंड पॉपुलेशन अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और एक नई पॉपुलेशन बनती है। और जब ये न्यू जीन एलील्स एडेड करें, नए कैरेक्टर्स ऐड होते हैं तो पुराने वाले लॉस होते हैं। एंड व्हेन देयर वुड बी जीन फ्लो, कह रहे यही माइग्रेशन जब मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो इसी को हम जीन फ्लो कहते हैं। याद रखेंगे, जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम इज कॉल्ड जीन फ्लो। इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब भी कोई इवेंट पहले इंटेंशनली हो रही थी, अब चांस से हो रही है, बाय चांस किसी की लॉटरी लग गई, ये लॉटरी होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट दैट इट विल फॉर्म द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकम द डिफरेंट स्पीशीज। ये पूरी की पूरी डिफरेंट स्पीशीज बना लेता है एंड द ओरिजिनली डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स। एंड दिस इफेक्ट मैंने बताया था, जो नई स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट की है और उसने नए कैरेक्टर को ऐड किया है, नई वैल्यू को ऐड की है, उस पॉपुलेशन को फाउंडर स्पीशीज कहते हैं और उसके इस इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। कोचिंग इंडस्ट्री में पहले ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक नाम, एक इमोशन जैसे ही एंटर किया, वो किसी एक जगह से चला और आकर के उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एक नई जगह पर और नए प्लेटफॉर्म पर उसने ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में तहलका मचा दिया। उस स्पीशीज को फाउंडर स्पीशीज कहते हैं, जिसने पूरा चेंज कर दिया कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग की पढ़ाई, कोचिंग के जो तरीके थे, तौर तरीके थे, कोचिंग की जो फीस थी, उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया, एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया कोचिंग में। उस स्पीशीज को कहते हैं फाउंडर स्पीशीज। समझ गए होंगे कौन है वो स्पीशीज। और उसके बाद कह रहे हैं उसका वो इफेक्ट जो वहां पे पड़ा है, जिसने इस चेंज की वजह से करोड़ों विद्यार्थियों को अपने मन में वो सपना देखने के लिए कि मैं ये तैयारी करूंगा, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, मुझे हर चीज किसी भी फील्ड में जाना है, मेरे पास बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है, बहुत ही सस्ते दाम में सबसे बेस्ट स्टडी कराने वाला उपलब्ध है। उस चेंज लाने वाले उस दुनिया में उसका नाम है, हमें पता चल चुका है, उस स्पीशीज का नाम है फाउंडर्स इफेक्ट। तो कौन है फाउंडर, समझ में आ गया होगा तो आप एक बार जरूर लाइक वाला बटन दबा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स भी शो करते हैं ये कहानी कि अगर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं तो उसमें एक और फैक्टर होता है म्यूटेशन, जो कि एडवांटेजियस भी हो सकता है और वो म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ला सकता है। नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, द प्रोसेस व्हिच इज हेरिटेबल वेरिएशन इनेबल बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी। जैसे कि डार्विन ने कहा था, जो फिटनेस होती है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के टर्म में डिफाइन की जाती है और रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही ऑर्गेनिज्म को नेचुरली सेलेक्ट होने में मदद करती है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट आल्सो रिजल्ट इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स या जीन्स। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन की जब बात करते हैं तो एक होता है स्टेबलाइजेशन, डेफिनेशन याद रखेंगे, जिसमें इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंज हो सकता है व्हेन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर को जब एक्वायर करें। और जब डिसरप्शन होता है मतलब मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर बोथ द पेरिफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स, जब दोनों एंड्स पे पेरिफेरल कैरेक्टर्स एक साथ होंगे तब उसे कहेंगे हम डिसरप्टिव या क्या कहेंगे उसे डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो हार्डी-विनबर्ग की कहानी एनसीईआरटी की लाइनों में क्या लिखती है, क्या कहना चाहती है, वो यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाती है कंप्लीट। देखो अब जो पार्ट है एवोल्यूशन का, थ्योरेटिकल पार्ट में अब जो आता है वो भी बहुत बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, पॉइंट ही पॉइंट है याद करने वाले। मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया ही था, आप उसी के थ्रू याद कर सकते हो चीजों को। एनसीईआरटी में भी वैसे ही दिया हुआ है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया। जब सब कुछ पढ़ लिया हमने कि ये ऐसा हुआ, वो ऐसे हुआ होगा, ये थियरी आई, वो थियरी आई, जब ये सारी थियरीज आ गई तो अब लास्ट में आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन कि कब कब मतलब हम फॉसिल के बेस पे, फॉसिल की स्टडी के बेस पे जो हमें डेटा मिले हैं उस बेस पे अर्थ का एवोल्यूशन, अर्थ की ओरिजिन हमने मान ली कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई होगी, लेकिन प्रोबेबली 500 मिलियन लगे होंगे आज पे लाइफ की शुरुआत में, क्योंकि आज का टेंपरेचर बड़ा ही फ्लक्चुएटिंग टाइप का था, अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत हाई टेंपरेचर था, लाइटनिंग होती थी, कोई मॉलिक्यूल अभी धरती पर अभी उस तरीके से रिएक्ट या इंटरैक्ट करना शुरू नहीं किया था। लेकिन पहली बार जब केमिकल्स आपस में एग्रीगेट हुए होंगे तो नॉन सेलुलर लाइफ शुरुआत हुई होगी। हमने पहले भी पढ़ लिया था, नॉन सेलुलर लाइफ की शुरुआत होती है 3 बिलियन ईयर्स बैक। फर्स्ट सेलुलर लाइफ इवॉल्व हुई थी 2 बिलियन ईयर्स बैक। मतलब ये सारी कहानी एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो आप उन चीजों को जरूर नोट कर सकते हैं। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, जो नॉन सेलुलर लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी कब, वो स्टार्ट हुई थी 3 बिलियन ईयर्स बैक इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड आरएनए प्रोटीन, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में। फर्स्ट सेल्यूलर जो प्रोकैरियोट्स थे, जो सेल्यूलर लाइफ इवॉल्व हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलियन लिख लो या 2 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन इसके बाद भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया इन प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से फिर आगे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स का एवोल्यूशन। जो प्लांट्स और एनिमल्स का एवोल्यूशन है उसके बारे में एनसीईआरटी में 2 डायग्राम भी दिए, मैंने आपको पहले बताया था कौन सा कब इवॉल्व हुआ था, उसका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स का एनिमल्स में, और प्लांट्स में क्लोरोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, राइनिया टाइप एंसेस्टर ट्रैकियोफाइट और सिलोफाइटॉन एंसेस्टर से किस तरीके से ब्रायोफाइट्स एंड जियोस्पर्म्स का एवोल्यूशन हुआ। ये पूरा एक चार्ट है, उसको मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर में। तो कह रहे उस चार्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी में और बताया है कि 2 बिलियन ईयर पहले सेलुलर लाइफ आई, उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो मेजर ग्रुप जो वर्टिब्रेट फाइला, जो इनवर्टिब्रेट फाइला था, मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला इवॉल्व हो गए थे। मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला जो थे
वो एवॉल्व हो चुके थे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे आया था, अभी तो सब पानी की बात चल रही है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इन्वेडेड ऑन द लैंड वाज प्लांट, याद रखेंगे ये प्लांट्स थे जो जिन्होंने पहली बार लैंड पे इन्वेड किया था, वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड ऑन लैंड, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ अभी पानी में चल रहा था, लेकिन पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वेडेड ऑन लैंड, अपॉन लैंड वर प्लांट्स, मतलब एनिमल से डाइवर्सिफाई होते उससे पहले ही, एनिमल लैंड पे आते या डाइवर्सिफाई होते उससे पहले ही प्लांट्स ने अपना कब्जा जमीन पे जमा लिया था। खूब सारे प्लांट्स धरती पे पानी से निकल करके लैंड पे आ चुके थे। तो द ऑर्गेनिज्म हु इन्वेडेड लैंड फर्स्ट वर प्लांट्स। तो लैंड प्लांट्स एवॉल्व हुए थे, लेकिन मेजर इन्वर्टिब्रेट फाइला जो था वो 500 मिलियन ईयर्स पहले आ गए थे। 350 मिलियन ईयर्स पहले जॉलेस फिशेज एवॉल्व हो गई थी। कौन एवॉल्व हो गई थी? जॉलेस फिशेज एवॉल्व हो गई थी। जो साइक्लोस्टोम्स जिन्हें हम कहते हैं या जो अग्नाथा ग्रुप कहा जाता है, वो एवॉल्व हो गया था। धीरे धीरे फिशेस का ग्रुप आता गया। 320 मिलियन ईयर्स पहले जॉड वर्टिब्रेट्स भी आ चुके थे और सीड प्लांट्स भी डेवलप होने शुरू हो गए थे। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सारी बातें आपको याद कर लेनी है। एनसीईआरटी में एक और कहानी लिखी हुई है 1938 अफ्रीकन कोस्टल रीजन में, इन अफ्रीकन कोस्टल रीजन में, कोस्ट जो अफ्रीका का कोस्टल एरिया था, वहां पे सीलाकैंथ लोब्ड फिन फिश खोजी गई थी। लोब्ड फिन फिश खोजी गई थी, जो कि सोचा गया था कि एक्सटिंक्ट कर गई होगी। इसका नाम, इसको सीला कहते थे, सीलाकैंथ कहते थे। ऐसा सोचा गया था कि एक्सटिंक्ट होगी, लेकिन इसका एक स्पेसिमेन मिला। एक मछुआरे ने, मछली पकड़ने वाले ने इस मछली को पकड़ा और एक म्यूजियम में ले जाकर दे दिया था। वहां की म्यूजियम की क्यूरेटर थी जिनका नाम था लैटिमर। उन लैटिमर ने उसका स्केच ड्रॉ करके वहां की यूनिवर्सिटी में भेजा। यूनिवर्सिटी वालों को सोचते और देखते टाइम लगते पता नहीं चला, ज्यादा टाइम नहीं लगा उन्हें कि ये फिश कौन है। ये वो फिश थी जो लिंक थी फिश और एम्फीबिया की। इसे हम लोब्ड फिन फिश कहते हैं। इसका नाम था लैटिमेरिया चालुमनी। लैटिमेरिया चालुमनी नाम था। इस फिश का नाम दिया लैटिमेरिया, जो सीलाकैंथ थी। इस फिश को लिंक स्पीशीज कहा गया फॉर द फिश एंड एम्फीबिया। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया कि इन्हीं फिश ने एम्फीबियंस को एवॉल्व किया होगा। यही वो फिश थी जिसने एम्फीबियंस को एवॉल्व किया होगा। लोब्ड फिन फिश थी ये जाकर के एम्फीबियंस में एवॉल्व हो गई होगी। अब इसका कोई स्पेसिमेन हमारे साथ नहीं है, ये हमें मिला था, जो लास्ट स्पेसिमेन मिला था। क्या पता कोई और भी हो, अभी हमारे पास कोई लिविंग स्पीशीज की नहीं है। तो ये लास्ट मेंबर हमें मिला था, लैटिमेरिया का नाम रख दिया, सीलाकैंथ इसको कहते हैं। इस अफ्रीकन रीजन में पाई जाने वाली फिश का नाम था लैटिमेरिया चालुमनी। लोब्ड फिन फिश एवॉल्व्ड इनटू एम्फीबियंस। यहां से फिर कहानी शुरू होती है एम्फीबिया से। जो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस भी थे उस समय, वो एग्जिस्ट किए। कार्बोनिफेरस पीरियड इनका गोल्डन एज था। ये एवॉल्व हुए होंगे, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही रेप्टाइल्स को बनाया। रेप्टाइल्स वो थे जो अपने एग्स को ड्राई होने से बचाने के लिए ये ले करते थे थिक शेल्ड एग। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन भी दिखा देता हूं, बट आप याद कर लोगे इन सारे पॉइंट्स को। थिक शेल्ड एग्स जो थे वो इनकी इंपॉर्टेंस थी। कह रहे हैं अब फ्रॉग तो पानी में ही रिप्रोड्यूस करता है, फ्रॉग को एम्फीबियंस को चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन रेप्टाइल्स ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप किया। एग लेइंग नहीं करते और अपने एग्स को फर्टिलाइज होने के बाद लेदरी कवर या शेल्ड कवर में थिक शेल्ड कवरिंग बना देते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यही रेप्टाइल्स थे पहले ऑर्गेनिजम्स। अर्ली रेप्टाइल्स ने ही आगे जाकर के एवॉल्व किया होगा, डाइवर्सिफाई किया होगा खुद को भी और खुद एवॉल्व हुए होंगे। इन्होंने ही आज के मॉडर्न डे रेप्टाइल्स में, कह रहे हैं यही रेप्टाइल थे जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स में एवॉल्व हुए होंगे। इन्होंने ही बर्ड का भी एवोल्यूशन किया होगा और इन्होंने ही मैमल्स का एवोल्यूशन किया होगा। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन किया होगा। जैसा कि हम जानते हैं मैमल्स विविपेरस होते हैं, बर्ड्स भी शेल्ड एग रिलीज करती हैं, ओविपेरस होती हैं, और रेप्टाइल्स भी शेल्ड एग रिलीज करते हैं, ओविपेरस होते हैं। इन सब का एवोल्यूशन कॉमनली रेप्टाइल से ही हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन ईयर्स पहले, आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले बहुत सारे रेप्टाइल्स जो होंगे वो धीरे वो जो थे रेप्टाइल्स पहले लैंड पे जो रहते थे, उनमें से बहुत सारे रिटर्न होकर के वाटर में आ गए थे, फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए थे। ये हो गए थे फिश लाइक रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन कर दिया था। बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल जो वेंट बैक टू वाटर, उन्हें कहते हैं इक्थायोसॉर्स कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट थे उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम टेरिडो जो फाइट्स थे उस टाइम के, दैट टेरिडोफाइट्स फेल, मोस्ट ऑफ देम फेल, वो गिरे, मरे और कन्वर्ट हो गए आज के फॉसिल फ्यूल में। कोल डिपॉजिट जो आज आप देखते हो एज अ फॉसिल फ्यूल, जो कोल डिपॉजिट्स हम देखते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल, वो उसी टाइम पे एट द सेम टाइम जो टेरिडोफाइट्स जिनकी डेथ हुई, जो गिरे होंगे वातावरणीय परिवर्तन, एनवायरमेंटल चेंजेस के बाद, वही आज जाकर के कोल डिपॉजिट में या फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 200 मिलियन ईयर्स पहले सम ऑफ द रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर एंड बिकेम कन्वर्टेड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, जिन्हें हम इक्थायोसॉर्स कहते थे। इक्थायोसॉर्स मतलब इक्थायो मतलब होता है फिश। तो ऐसे रेप्टाइल जो फिश जैसे बन गए थे, फिश नहीं बने थे, फिश जैसे रेप्टाइल्स को इक्थायोसॉर्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसी एनसीईआरटी में लिखा है 65 मिलियन ईयर्स पहले, 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स जो थे सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स उस टाइम पे सडनली डिसअपीयर कर गए थे। हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये क्यों गायब हुए थे, क्या रीजन रहा होगा इनके एक्सटिंक्शन का। मेटीरियोराइट की वजह से, किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, या कोई बीमारी की वजह से, या जो भी रीजन था, ये नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और इस वजह से एक्सटिंक्ट कर गए। वो टाइम था 65 मिलियन ईयर्स बैक। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो सबसे खतरनाक था इसमें से, डायनासोर्स में सबसे खतरनाक था, जिसका नाम था टी रेक्स, जिसे टाइरेनोसोरस रेक्स कहते थे। ये लार्जेस्ट कार्निवोर डायनासोर था, 20 फीट हाइट थी, एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसके खतरनाक फियरसम डैगर लाइक टीथ थे, खंजर के आकार के टीथ थे इसके। फियरसम डैगर लाइक खंजर के शेप वाले टीथ इनके पास प्रेजेंट थे। कार्निवोर्स में लार्जेस्ट कार्निवोर डायनासोर टी रेक्स कहे जाते थे। तो ये माना जाता है अगर ये रहे होते तो पूरी धरती का विनाश हो गया होता और ये खुद भी खत्म हो जाते। लेकिन नेचर ने क्या किया, इनको वहां से उड़ा लिया और बाकी ऑर्गेनिज्म का जीवन बच गया, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने का चांस बढ़ गया। और मैमल्स के डोमिनेंस का टाइम आया जब डायनासोर एंड हुए। मीजोजोइक एरा उसी टाइम पे खत्म हो गया था। लार्ज रेप्टाइल, जाइंट रेप्टाइल्स का एंड हुआ और शुरुआत हुई मैमल्स का एरा, जिसे कहते हैं सीनोजोइक एरा, जो आज भी कंटिन्यूड है। ये जो एरा हम देख रहे हैं ये मैमल्स का एरा है। मैमल्स में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है ह्यूमन की स्टोरी।
ह्यूमन एवोल्यूशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, सबसे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड स्टोरी है ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा ह्यूमन एवोल्यूशन का होगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी की कुछ खास लाइनें बता देता हूं, आपको मार्क कर देता हूं, आप जरूर पढ़ लेंगे उन लाइनों को जरूर पढ़ लेंगे। बाकी आपको तो पता ही है, मैंने बताया 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पहला याद कर लेंगे। उसके बाद क्या मैकेनिज्म हमें एक्जैक्टली नहीं पता कि कैसे नॉन सेलुलर से सेलुलर लाइफ बन गई थी, नहीं पता हमें, कोई बात नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या स्लोली सिंगल सेल्ड लाइफ इवॉल्वड बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट फाइला बन गई थी और एक्टिव हो गई थी। मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट याद करेंगे। जॉ लेस फिश जो थी वो 350 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुए थे। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एक्जिस्टेड प्रोबेबली 320 मिलियन ईयर्स पहले। We are told that the first organism invaded land were plants। ये भी मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। They were widespread on the land when the animals invaded। एनिमल के आने से पहले प्लांट्स खूब सारे इवॉल्व हो गए थे। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन, इनके पास स्ट्रॉन्ग मजबूत फिन्स थी, वो लैंड पे भी जा सकती थी और पानी में भी वापस आ सकती थी उन फिशेज में। दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स बैक, जब 350 मिलियन ईयर्स पहले ये फिशेज रही होंगी। 1938 में एक फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका के कोस्टल रीजन में, जिसका नाम था सीलाकैंथ। ऐसा सोचा गया था कि मछली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोब्ड फिन फिश जिसे हम खोज रहे थे वो लिंक है जो कि एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गया था, इवॉल्वड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस दैट कैन लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। But there is no any specimen left with us. However, these were ancestors of modern day frogs and salamander। जो आज के एम्फीबियंस हैं उनका एंसेस्टर इन्हें माना गया। These amphibians evolved into reptiles। They lay thick shelled egg which do not dry up in sun। सन में ये सूरज की गर्मी से ये ड्राई नहीं होता, जैसा कि एम्फीबियंस का एग अगर सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो वो सूख जाता है। Again we only see their modern day descendants। मतलब पुराने रेप्टाइल्स हमने नहीं देखे, हम केवल उनकी फॉसिल स्टडी से ही जान पाएंगे ऐसे लोग कभी रहे होंगे। क्या उनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट जैसे टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल जो हैं हम केवल इन्हीं को देख पा रहे हैं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स और ज्यादा डोमिनेंट हुए और ज्यादा फले फूले और अर्थ पे कई सारे वेरिएंट बनाते चले गए। Giant ferns, pteridophyte were present, but they fell to form coal deposits slowly। याद रखेंगे इसको अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज के कोल यहीं से आते हैं। Some of these land reptiles went back to water and evolved into fish-like reptiles। ichthyosaurs बन गए 200 मिलियन ईयर्स बैक। Land reptiles of course dinosaur, biggest of them Tyrannosaurus rex। मैंने अभी आपको बताया T-Rex का नाम याद कर लेंगे, जो कि सबसे बड़ा था, 20 फीट हाइट थी, उसके पास डरावने दांत थे, fearsome dagger-like teeth। 65 मिलियन ईयर्स पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे डायनासोर, एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता है। उसके बाद मैमल्स आए होंगे, उसके बाद मैमल स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा एग्जिस्टेड टुडे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद मैमल्स आ गए। मैमल्स विविपेरस होते हैं, अपने बच्चों को ये प्रोटेक्ट करते हैं मदर बॉडी के अंदर, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा समझदार है और इनके अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन वाज ह्यूमन एवोल्यूशन जो कि स्किल्स और सेल्फ कॉन्शियसनेस का था। बाकी मैमल्स के लिए और भी पॉइंट दिए हुए हैं। साउथ अमेरिका में मैमल्स थे, वो हॉर्स जैसे दिखते थे, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, ये सब थे ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये सब मैंने आपको पैंजिया का एग्जांपल लेकर के बताया था कि पैंजिया कॉमन लैंड मास था, वहां पे कॉमनली ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से लैंड मास सेपरेट हो गए, तो इनके फ्लोरा और फौना में आज भी कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेज हैं। जैसे कहीं ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे केवल मार्सुपियल्स यहीं पे पाए जाते हैं, मार्सुपियल्स खाली यहीं पे है। ये सब कुछ अपने कंपटीशन करे, जहां जैसा कंपटीशन मिला वैसा ही सर्वाइवल हुआ, उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद ऑर्गेनिज्म को जैसा माहौल मिलता गया उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव किए, जो ज्यादा डोमिनेटिंग था, जो ज्यादा सर्वाइव, जिसमें अडैप्टेबिलिटी ज्यादा थी, अपने अंदर चेंज करने की एबिलिटी ज्यादा थी, वही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी सब धीरे धीरे जा रहे हैं। तो फिटेस्ट का और नेचुरल सिलेक्शन का नाता हम सबसे जुड़ा हुआ है। एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री हम सबसे जुड़ी हुई है। हमारी आपकी सबका एवोल्यूशन बेस्ड है उस कांसेप्ट पे, जहां जीनिक वेरिएशन, जहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जहां रिप्रोडक्शन, जहां म्यूटेशन, ये सारी चीजें आकर के एक साथ मिलती हैं। जो उनमें से सबसे बेस्ट या फिट होता है वही एग्जिस्ट करता है। नेचर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करती है और वही स्पीशीज कंटिन्यू करती है। एवोल्यूशन फाइनली यही कंक्लूड होता है। लास्ट में बेस्ड अपॉन द स्टडीज, बेस्ड अपॉन ह्यूमन की स्टडी अगर हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की स्टडीज को रिलेट करते हैं या फिर ह्यूमन के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम को कंपेयर करते हैं, या फिर आप उसमें जो क्रोमोसोम के बेंडिंग पैटर्न को देखते हो, जेनेटिक्स को अगर स्टडी करते हो, तो ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पूरा सीक्वेंस इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीवाईक्यूज में, आप देखोगे तो ह्यूमन एवोल्यूशन पे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि करेक्ट सीक्वेंस क्या था। तो याद रखेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी जो सबसे पहले शुरू होती है वो शुरू होती है ड्रायोपिथेकस से। मैं सीक्वेंस में नाम लिख रहा हूं आपके लिए, मैं सीक्वेंस में नाम लिख देता हूं। शुरुआत हुई थी ड्रायोपिथेकस से, ड्रायोपिथेकस से शुरू करेंगे, आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे रामा भाई साहब के पास, और इनका नाम था रामापिथेकस के पास। रामापिथेकस आगे इवॉल्व होकर के ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को इवॉल्व किया होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को इवॉल्व किया होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आए होंगे होमो हैबिलिस, हैंडीमैन इन्हें कहते हैं, हैंडीमैन, फर्स्ट टूल मेकर। होमिनॉइड्स, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म्स इन्हें कहा जाता है, होमो हैबिलिस कहे जाते हैं। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, कौन आता है, होमो इरेक्टस। और फिर आते हैं होमो सैपियंस, कौन आते हैं, होमो सैपियंस। इन होमो सैपियंस में भी तीन कैटेगरी बनती है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो जो साइड लाइन थी वो है निएंडरथल मैन। कौन होते हैं, निएंडरथल मैन जो कहे जाते हैं वो आते हैं। और वहीं से साइड ब्रांच चली जाती है, निएंडरथल मैन के अलावा जो साइड ब्रांच चली जाती है वो आ जाती है क्रो-मैग्नॉन मैन पे। क्रो-मैग्नॉन मैन के बाद आती है आज का मॉडर्न मैन, होमो सेपियन, टुडेज मॉडर्न मैन। आईफोन का सबसे लेटेस्ट वर्जन ये आज का मॉडर्न मैन है, होमो सेपियन जिसको कहते हैं। ये कह रहे हैं ये होमो सेपियन के तीन वेरिएंट आपके सामने हैं। तीन वेरिएंट में से एक लाइन चली एक्सटिंक्ट हो गई और दूसरी लाइन ये रही जिसके साथ इनका एवोल्यूशन हुआ है।
इसके अलावा ड्रायोपिथेकस ने रामापिथेकस, रामापिथेकस ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में यहाँ पे कुछ गैप है क्योंकि हमें इसके बीच का कोई लिंक नहीं मिला, इसलिए गैप है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने होमो हैबिलिस को बनाया होगा, गैप है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट लिंक, लेकिन हम उसके बाद की कहानी को इस तरीके से रिसेंट फॉसिल के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या था आप इनको याद कर सकते हो, अपने दिमाग में, अपने जहन में इनको बैठा सकते हो। ये है ड्रायोपिथेकस, ये है रामापिथेकस, ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये है होमो हैबिलिस, ये है होमो इरेक्टस, ये है होमो सैपियंस। सैपियंस की शुरुआत हो गई है, उसके बाद बाकी सब आ चुके हैं। साइंटिफिक नेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस निएंडरथल मैन को कहते हैं होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस, निएंडरथालेंसिस कहते हैं। ये जो क्रो-मैग्नॉन मैन है इसे कहते हैं होमो सैपियंस फॉसिलिस, इसे कहते हैं होमो सैपियंस फॉसिलिस कहते हैं। और जो टुडे आज का मॉडर्न मैन है इसे कहते हैं होमो सैपियंस होमो सैपियंस कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शुरुआत ड्रायोपिथेकस से हुई थी। दे एग्जिस्टेड, ये लिखोगे आप, एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो। और रामापिथेकस को भी ऐसा माना जाता है कि दे एग्जिस्टेड आल्सो 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स पहले। बोथ एग्जिस्टेड टुगेदर, ये दोनों एग्जिस्ट किए थे एक साथ। बट ये जो था ये कॉमन एंसेस्टर, ये ड्रायोपिथेकस जो था, आप इसमें पॉइंट में लिख सकते हो कि ड्रायोपिथेकस जो था, ड्रायोपिथेकस वाज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। इसे मैन और एप्स का कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है। बट इट वाज मोर लाइक, ये था मोर लाइक एप्स, ज्यादातर इसके एक्टिविटीज, इसके स्ट्रक्चर दिखते थे एप जैसे, लेकिन इसे कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। आज के मैन का और आज के एप्स का, गोरिल्ला चिंपैंजी का एवोल्यूशन इसी कॉमन एंसेस्टर से हुआ था, ऐसा माना जाता है। इट वाज मोर लाइक एप्स बट कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स कहा जाता है। इट वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, वॉक्ड लाइक, ये वॉक करते थे लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी की तरह ये चला करते थे, चिंपैंजीज की तरह ये चलते थे। इनकी स्किन मोर हेयरी थी, मोर हेयरी स्किन। इनकी स्किन कैसी थी? ये ज्यादा हेयरी स्किन वाले थे। तो याद रखेंगे ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एक ही टाइम पे एग्जिस्ट किए होंगे। ये दोनों के दोनों गोरिल्ला जैसे वॉक करते थे, चिंपैंजी जैसे चलते थे, लेकिन इनमें से रामापिथेकस जो था इट वाज मोर मैन लाइक, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। कॉमन एंसेस्टर ऑफ आज के मैन का कहा जाता है रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। क्या है? रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। और ड्रायोपिथेकस जो है वो मोर एप लाइक है, बट वो कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। ड्रायोपिथेकस को कॉमन एंसेस्टर कहते हैं मैन और एप्स का, बट इट वाज मोर एप लाइक। और ये जो रामापिथेकस है इट वाज मोर मैन लाइक। तो ये शुरुआत में एग्जिस्ट करने वाले लोग थे, न जाने कहां गुम हो गए, न जाने कहां एक्सटिंक्ट कर गए, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस किए होंगे या इनसे इनके बाद एवॉल्व हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बीच में ये गैप है काफी टाइम का, ये करीब आप देखोगे काफी टाइम का गैप है, 5 to 7 मिलियन ईयर्स का गैप है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमें जो फॉसिल्स मिले हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के फॉसिल्स मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलो टर्म ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, ये साउथ अफ्रीकन रीजन में पाए गए थे, अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में। और साउदर्न टर्म के लिए हम ऑस्ट्रेलो टर्म यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलो मतलब साउदर्न पार्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में या साउदर्न हेमिस्फीयर के रीजन में ये मिले थे, अफ्रीकन रीजन में मिले थे ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था बेटा जी, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर को कहते हैं, जो कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। हंटेड विद स्टोन वेपन्स, आप इसमें भी लिख सकते हो, दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स। लेकिन ये स्टोन वेपन्स शार्प नहीं होते थे, ये केवल स्टोन वेपन्स फन के लिए करते थे, किलिंग के लिए करते थे, एंजॉयमेंट के लिए करते थे। ये किसी पर्पस से खाने के लिए नहीं करते थे। ये हंटिंग जो करते थे नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। ये वेजिटेरियन थे, फ्रूट ईटर्स थे। कैसे थे? ये फ्रूट ईटर्स थे, इसेंशियली फ्रूट ईटर्स कहे जाते थे। हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत छोटे कद के हाइट के हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि शायद ये 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले, तो 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो दे वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ये रहे होंगे। तो हंटेड विद स्टोन वेपन्स ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहे होंगे। लेकिन फ्रूट ईटर थे, स्ट्रिक्टली फ्रूट ईटर थे, मतलब ये वेजिटेरियन डाइट लेते थे, नॉन वेज या किसी एनिमल को खाने के लिए नहीं मारते थे। इनकी किलिंग केवल फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए और दुश्मनों से अपना बदला लेने के लिए होती थी। खाना खाने के लिए दुश्मनों को नहीं मारते थे। तो हंटिंग शुरू हो चुकी है, पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन अभी पत्थरों को शार्प नहीं किया इन्होंने। पत्थरों को शार्प करने का जमाना आता है होमो हैबिलिस में, हैंडी मैन में आता है। इसे कहते हैं हैंडी मैन। ये जो था ये था हैंडी मैन। थोड़ा लिख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे होमो हैबिलिस नाम रखते हैं और इसे कहते हैं हैंडी मैन या इसे स्किल्ड मैन कहा जाता है। पहला स्किल्ड मैन, फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म या ह्यूमन लाइक बीइंग इन्हें कहते हैं, ह्यूमन लाइक बीइंग कहते हैं। इन्हें होमिनॉइड्स कहा जाता है, इन्हें होमिनॉइड्स कहते हैं। तो होमिनिड्स में, होमिनॉइड्स में, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग्स में होमो हैबिलिस आते हैं, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 से लेकर के 800 सीसी तक की क्रेनियल कैपेसिटी थी। हैंडीमैन थे इन्होंने, दे यूज्ड द स्टोन वेपन्स, द वेपन्स खुद से ही इन्होंने बनाया था। उन्हें कहते हैं वेपन्स ऑफ चिप्ड स्टोन्स। अपने हाथों से ही डिजाइन करके इन्होंने स्टोन वेपन्स बनाए थे। इन्होंने हंटिंग करना शुरू कर दिया, तो उससे पहले ही शुरू हो चुका, लेकिन इन्होंने भी प्रोबेबली, ऐसा कुछ हमें आइडिया नहीं है, हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली है, प्रोबेबली दे डिड नॉट
डिड नॉट ईट मीट, इन्होंने भी शायद मीट नहीं खाया था। हमारे पास इसका कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि ये मीट खाए थे या नहीं खाए थे, लेकिन हम इन्हें भी कहते हैं कि ये फ्रूट ईटर्स रहे होंगे। फ्रूट तो ये खाते ही थे, फ्रूट ईटिंग तो इसेंशियली करते ही थे, मतलब फ्रूट खाते थे, लेकिन मीट खाए थे कि नहीं खाए थे इसका डेटा हमें नहीं है। फ्रूट ईटर्स थे, फ्रूगीवोर्स थे। इस होमो हैबिलिस के बाद आती है कहानी होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस आते हैं और होमो इरेक्टस का फॉसिल हमें मिला है जावा से। फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जावा, फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जावा, इसीलिए इनका नाम भी जावा मैन रख दिया, जावा एप मैन रख दिया है, जावा मैन रख दिया। और क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इनकी, क्रेनियल कैपेसिटी की रेंज जो थी, वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से 900, क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर थी, बट रेंज जो थी इनके मेंबर्स में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो आपको बता रहा हूं 900 से लेकर के 1300 सीसी का था। फर्स्ट टाइम फायर भी इन्होंने यूज किया होगा, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ फायर, फायर का इस्तेमाल शायद इन्होंने ही किया था। और ये कार्निवोर्स थे, ये कैनिबल्स भी थे, ये अपने ही रिश्तेदारों या ह्यूमन ईटर कहा जाता है, ये अपने ही रिलेटिव्स या अपने ह्यूमन स्पीशीज को ही खा लेते थे, मारते थे और खाते थे। तो ये कार्निवोर भी थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी 900 से 1300 सीसी के रेंज में थी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 900 सीसी है। इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं जावा से, इसके कई सारे एग्जांपल भी हैं, बट हमें एनसीईआरटी वाला याद रखना है। क्रेनियल कैपेसिटी, इरेक्ट मैन मतलब ह्यूमन इरेक्ट होकर के सीधा उठ करके चलना शुरू कर दिया था। इसके बाद आती है हमारे आज के जो मैन, जिन्हें मॉडर्न मैन कहते हैं, उनकी कहानी जो शुरू होती है निएंडरथल मैन से। निएंडरथल मैन जो निएंडर वैली से खोजे गए थे, इनके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि ये एग्जिस्ट किए थे शायद 1 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले ओरिजिनेट हुए थे और 40,000 साल तक एग्जिस्ट किए थे। ये इनका टाइम पीरियड था जब ये खूब सारे एग्जिस्ट किए थे, 1 लाख साल पहले से लेकर के 40,000 साल पहले तक, 40,000 ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट किए थे। ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इनकी बेटा, वो क्रेनियल कैपेसिटी याद रखोगे, क्वेश्चन आया हुआ इन पे। 1400 सीसी था इनका क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1400 सीसी फॉर निएंडरथल मैन्स। तो निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ये इन्होंने क्या किया था, अपने स्किन, अपने बॉडी को कवर किया था दूसरे जानवरों को मार करके, उनकी खाल निकालते थे और पहन लेते थे, क्योंकि बहुत ठंड थी। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स को में बचने के लिए, इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स उससे बचने के लिए दे यूज्ड द हाइड्स और स्किन ऑफ एनिमल्स। इन्होंने रिचुअल्स भी शुरू कर दिए थे, रीति रिवाज भी शुरू कर दिए थे। मोर रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब ये जो ह्यूमन था ये अब रिलीजियस एक्टिविटीज भी शुरू कर चुका था। रिलीजियस मैन इसे कहा जाता था। इन्होंने रिलीजन शुरू कर दिया था, डेथ बरियल स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। डेथ बरियल्स, अपने जो डेड बॉडीज होती थी इनके मेंबर्स की, उनकी डेड बॉडीज को ये दफनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, विद फ्लावर्स एंड टूल्स, विद फ्लावर एंड टूल्स, टूल्स के साथ ये उनको दफनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो डीप इन्होंने डेथ को, अपने डेड बॉडीज जो भी इनके मेंबर्स होते थे उनको दफनाते थे, रिलीजियस सेरेमनी करते थे, सेरेमनियल एक्टिविटीज करते थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी हुआ करती थी। अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे हाइड्स या स्किन ऑफ अदर एनिमल्स। इसे कजिन एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन कहा जाता है, मतलब ये डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है। मैंने अभी एरो बताई थी, 2 एरो निकलती है इरेक्ट मैन से, एक जाती है क्रो-मैग्नॉन की तरफ, एक निएंडरथल। निएंडरथल एक्सटिंक्ट कर गए, लेकिन जो दूसरी साइड में चल रही थी ब्रांच, जहां पे हमारे 75,000 ईयर्स पहले अरोज किए थे मॉडर्न होमो सेपियन, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, उनका नाम था क्रो-मैग्नॉन मैन। कौन सा मैन? ये मैन है क्रो-मैग्नॉन। क्रो-मैग्नॉन मैन, जिसे हम होमो सेपियंस फॉसिलिस कहते हैं, 75,000 ईयर्स अगो ये ओरिजिनेट किए थे और एग्जिस्ट किए थे लगभग 10,000 साल पहले तक। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी में नहीं दी है, याद कर लेंगे, 1650 सीसी। मोर स्किल्ड थे ये, मोर पावरफुल थे, इनका बिल्ट भी हमसे बड़ा था। मोर स्किल्ड मैन कहे जाते थे, मोर पावरफुल मैन कहे जाते थे, मोर पावरफुल मैन कहे जाते थे। इन्होंने केव आर्ट बनानी शुरू कर दी थी, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। ये केव पेंटिंग जो है हमें बहुत सारी मिली भी है। 18,000 ईयर्स बैक इन्होंने केव पेंटिंग की थी और वहीं से शुरुआत कर दी थी केव्स में, गुफाओं में चित्र बनाने की। ये पावरफुल मैन केव पेंटिंग्स किया करते थे और इसी तरह का हमें कुछ केव पेंटिंग मिला है। अभी एनसीईआरटी ने ऐड किया है इन भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है, जो मध्य प्रदेश, जो अभी करंटली छत्तीसगढ़ में है बेटा जी, वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से जो एमपी में है, बट आपको पता होना चाहिए आप छत्तीसगढ़ में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर में फर्स्ट केव पेंटिंग जो इन्होंने खोजी थी, यहां पे इन्होंने केव पेंटिंग खोजी थी भीमबेटका रॉक शेल्टर में, जो 18,000 ईयर्स पुरानी है। तो रिसेंटली इन्होंने प्री हिस्टोरिक केव आर्ट को डिस्कवर किया है, साइंटिस्ट ने प्री हिस्टोरिक केव आर्ट को डिस्कवर किया। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। आज मॉडर्न डे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा जो आज का मॉडर्न मैन है वो कल्चरल एवोल्यूशन कर रहा है, सिविलाइजेशन कर रहा है, बहुत सारा सोशल कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है हमने, खेती करना शुरू कर दिया है और हम इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। ह्यूमन जो था, ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 साल पहले, आपसे पूछा जाए 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो ह्यूमन सेटलमेंट वाज स्टार्टेड, ह्यूमन सेटलमेंट वाज स्टार्टेड एंड ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। साउथ अफ्रीका से ह्यूमन चला एशिया और फिर यूरोप में चला गया, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ने 10,000 ईयर्स अगो, ये जो ह्यूमन का सेटलमेंट स्टार्ट हो गया और ह्यूमन अब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपनी इकोनॉमिक एवोल्यूशन कर रहा है, कल्चरल एवोल्यूशन कर रहा है, अपने एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ रहा है, दूसरों के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है। और आपके लिए एक नया चैप्टर भी ऐड कर दिया कि भाई पढ़ो तुम लोग भी, खाली हम नहीं पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो, सब पढ़ेंगे तभी तो सब बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड जो मेजर पॉइंट्स है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पे उसे कंप्लीट कर लेते हो, ह्यूमन एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया था हम लोगों ने, इस पूरे चैप्टर को, एवोल्यूशन चैप्टर को हमने डिवाइड किया हुआ था, द कंप्लीट चैप्टर एवोल्यूशन, इस पूरे चैप्टर को हमने डिवाइड किया हुआ था। मेजर पोर्शन मैंने बताया था, इसको आप डिवाइड कर दो मेजरली 5 मेजर पार्ट्स में। पहला हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और उससे रिलेटेड थियरीज के बारे में। फिर शुरुआत होती है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की,
उसके बाद शुरुआत होती है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की, जहां हम थियरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जो एनसीईआरटी के पॉइंट है बिल्कुल याद करने वाले हैं, और लास्ट में आता है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आप देखोगे पूरे चैप्टर में रीडिंग ही रीडिंग है, लेकिन जहां जहां कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि हमने यहां एविडेंसेस में पढ़ा था, अडैप्टिव रेडिएशन पे क्वेश्चन और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो आप पढ़ लोगे। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, ये जरूर रट डालेंगे। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, या फिर एविडेंसेस वाला जो पार्ट है वो जरूर पढ़ लेंगे, और फिर इसमें डेफिनेशन हार्डी-वीनबर्ग वाले में आप डेफिनेशन भी सारी याद कर लेना जो मैंने आपको बताई है, और फिर लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या था, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, वो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ह्यूमन एवोल्यूशन में कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है, उसके बारे में लिखा तो नहीं है बट कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। आपने देखा होगा एक बेबी चिंपैंजी का स्कल है, बेबी चिंपैंजी के स्कल को अडल्ट ह्यूमन से कंपेयर करके बताया है। अगर आप अडल्ट ह्यूमन से कंपेयर करते हो तो आपको ये अडल्ट चिंपैंजी से ज्यादा सिमिलरिटी किससे मिलती है? आपको अडल्ट चिंपैंजी का चेहरा, आपको जबड़ा उसका दिखेगा, आगे की तरफ बढ़ा हुआ, पाउट निकला हुआ, गुटका खाते खाते माउथ आगे निकल गया उसका, तो कह रहे वो जो पाउट निकला हुआ अडल्ट चिंपैंजी है उसका जबड़ा आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन बेबी चिंपैंजी और अडल्ट ह्यूमन का जो स्कल होता है, स्कल जो होता है वो सिमिलर अपीयरेंस शो करता है, कॉमन, ये सिमिलर अपीयरेंस शो करता है देन अडल्ट चिंपैंजी। तो ऐसा माना जाता है कि क्या पता इनमें भी आपस में क्लोज लिंक हो, ये कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए होंगे। इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, ड्रायोपिथेकस जो था उसमें से एक बन गया एप मैन, एक तरफ एप बन गए और दूसरी तरफ इसी से जो लाइन चली वो मैन बन गए। तो ड्रायोपिथेकस इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था, ज्यादा ये एप जैसा दिखता था। तो ऐसा माना जाता है कि हम दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन थे, लेकिन हम बंदर नहीं थे। ये क्लियर याद रखेंगे, हम बंदर नहीं थे, हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए हैं। बंदर हमारा एक करीबी रिश्तेदार है, हम बंदर नहीं थे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज करते हैं, जैसे कि हमारी प्रथा है, हमारी पुरानी प्रथा है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा टाइम जरूर लग सकता है, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। आप देख लें ये नीट के सवाल है, पीवाईक्यूज पिछले कुछ सालों के रिसेंट ईयर्स के। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। ये देखो कह रहे हैं अदर देन द मीन कैरेक्टर का मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर्स को वैल्यू मिल रही है, ईदर और ईदर, दिस और दिस। तो इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन या डायरेक्शनल चेंज। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, ध्यान रखेंगे, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट हो जाएगा यहां से पीवाईक्यूज के इस क्वेश्चन का। फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट हमने पढ़ा है। बाय चांस अगर कोई स्पीशीज नए एरिया में पहुंच जाती है और वहां चेंजेस करती है तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही पार्ट होता है, इसे कहेंगे आंसर नंबर 3। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, अडैप्टिव रेडिएशन को मैच करेंगे, डार्विन फिंचेस बेस्ट एग्जांपल है इसका। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को लाएंगे तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड से रिलेट कर लेंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करेंगे तो बोन्स ऑफ फोरलिम्ब्स ऑफ मैन एंड व्हेल कर लेंगे। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से एवोल्यूशन कराएंगे तो रेजिस्टेंट वैरायटी की बात कर लेंगे, मतलब डी का 1 कर लेंगे, ए का 4 कर लेंगे। ए का 4 डी का 1 कहां, ए का 4 है, डी का 1 है, बी का 3 सी का 2। आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल हैं? तो डॉल्फिन, और यहां देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट बन रहा है, ये है पेंगुइन बर्ड है और डॉल्फिन जो है वो मैमल है। तो दो अलग अलग स्पीशीज के लोग हैं। अगर यहां पे कंपेयर होता कि डिस्टेंटली रिलेटेड कौन है और क्लोजली रिलेटेड कौन है, तब हम इसको दूसरी तरह से सोचते। तो आपके पास ऑप्शंस जो दिए हैं उसी के हिसाब से आप सोचो। मिलरिज्म है नहीं, नेचुरल सिलेक्शन है नहीं, अडैप्टिव रेडिएशन कॉमन स्पीशीज के लिए होता है। जैसे मान लो ए है तो ए से इवॉल्व होकर के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जब भी मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही है, तो ये या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। तो आपको जब तीन ऑप्शन यहां मिल जाते हैं कि ये तीनों रॉन्ग है, तो एक ऑप्शन आपको मिलता है जो बताता है दो अलग अलग फैमिली के लोग जब वाटर में एंटर करते हैं, मतलब बर्ड्स है और मैमल है, जब वाटर में एंटर करते हैं तो दोनों के पास फ्लिपर से डेवलप हो जाते हैं स्विमिंग के लिए, जो इनके बीच में एक कॉमन एक एवोल्यूशन कह रहे लिंक को प्रूव करती है कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के मेंबर एक साथ एक एरिया में कॉमन फीचर शो करते हैं। तो इसी को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन टू अडैप्टिव रेडिएशन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्वड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो ह्यूमन ने इंड्यूस किया होगा। उसमें देखते हैं कौन सा है। डार्विन फिंचेस नेचुरल सिलेक्शन है, रॉन्ग। हर्बिसाइड हो जाएगा, ड्रग रेजिस्टेंस ह्यूमन ने शुरू करी, और मैन क्रिएटेड द ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो ये सब ह्यूमन का किया धराया है। इस तरीके का सिलेक्शन जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू होता है वो ह्यूमन एक्शन से होता है। तो बाद के तीनों करेक्ट हो जाएंगे, आंसर सेकंड हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट हमने पढ़ा हुआ, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो एविडेंस दी थी उसको डिसअप्रूव करने वाला काम किया था कार्ल वॉन बेयर ने। बेयर ने इनके जो कहानी थी, जो एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी दी थी, हैकेल लॉ को डिसअप्रूव किया था। तो इसलिए वॉन बेयर का नाम आ जाता है डिसअप्रूवल ऑफ ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात मैंने आपको बताई थी, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर, जिसमें इन्होंने अमीनो एसिड बनाया था 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर और 75,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया था वाटर वेपर के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, आंसर बनाएंगे फोर्थ। अगला सवाल है आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड। तो अर्थ की ओरिजिन हुई थी 4.5, उसके बाद करीब 500 मिलियन ईयर्स लग गए थे। तो आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ लाइफ अरोज ऑन दिस प्लेनेट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 500 मिलियन ईयर्स। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, जिसे हम कहते हैं रिकैपिटुलेशन थियरी। क्या कहा था? रिकैपिटुलेशन थियरी, रिपीटिशन थियरी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। होमिनिड फॉसिल जावा में डिस्कवर हुआ था 1891 में, जो कि जावा में डिस्कवर हुआ था, नाउ एक्सटिंक्ट। क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। इरेक्ट मैन की मैंने आपको बताया क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी, उसे हम इरेक्ट मैन कहते थे, इरेक्टस कहते थे, होमो इरेक्टस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The phenomenon of evolution of different species in a given geographical area starting from the common point literally radiating into the different area of geography is known as adaptive radiation. Adaptation जब रेडिएशन के साथ मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं adaptive radiation। अगला सवाल पूछता है जीन लोकस हैज टू एलील्स ए एंड ए। एक जीन के लोकस पे एक एलील है जिसका नाम है ए कैपिटल, और दूसरा है जिसका नाम है, दूसरा एलील है जिसका नाम है स्मॉल ए। कह रहे डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी मतलब P इज इक्वल टू 0.4 है, तो Q इज इक्वल टू डायरेक्ट निकल जाएगा 0.6। तो PQ निकल गया तो 2PQ भी आप निकाल लोगे। इट विल बी 2 × 4.4 × 0.6, मतलब हो जाएगा
0.48, तो 0.48 हो जाएगा 2pq। अगर p स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.16, q स्क्वायर निकालोगे तो 0.36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16%, ये हो जाएगा 36% और ये हो जाएगा 48%। मतलब हेटेरोजाइगोट्स होंगे 48%, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे 36% और ये जो होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे 16%। फ्रैक्शनल वैल्यू में 0.16, 0.36 और 0.48 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, देखें व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या हो जाएगा, पेयर में बना के देख लो, कैपिटल ए 16% या 0.16। हेटेरोजाइगोट्स का हो गया 2pq, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हो गए 48%, 0.48 और रिसेसिव का हो गया स्मॉल ए 36%, 0.36। आंसर देखें, कैपिटल ए 0.16 नो 0.16, 48 और 36%। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बनेगा, वो बनेगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओनली थर्ड विल बी करेक्ट। अगला सवाल, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज आर रैंडम एंड डायरेक्शनल नहीं होंगे, गलत बात, लेकिन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं। डार्विनियन वेरिएशन स्मॉल होती है, ग्रेजुअल होती है, डायरेक्शनल होती है। छोटी छोटी एक्यूमुलेटेड वेरिएशन के बारे में डार्विन ने बात करी थी, इन्होंने कहा सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाता है, सॉल्टेशन हो जाती है। तो आंसर बन जाता है सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल फिर से वही कहानी, बहुत आसान कहानी है। इन स्पीशीज वेट ऑफ बर्थ, ये देखो बर्थ वेट के बारे में कहा है 2 से 5 किलो की रेंज है, ये है 2 किलो और ये है 5 किलो। 97% जो न्यू है बॉर्न वाले वो 3 से 3.3 तक सर्वाइव कर रहे हैं। 99% इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट 2 to 2.4 kg, 2.2 kg, 2.5 kg और ये 4.5 करें। 99% लोग जो या तो 2.2 kg के, या सॉरी 2 to 2.5 kg के हैं या 4.5 से 5 kg के, मतलब एक्सट्रीम इधर वाले भी और एक्सट्रीम इधर वाले, ये दोनों नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, खाली इंटरमीडिएट वाला सर्वाइव कर रहा है। इस इंटरमीडिएट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, ये होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जब ज्यादा इंटरमीडिएट वैल्यू वालों को इज्जत मिलती है उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और इसी के साथ हो जाता है हमारा सवाल समाप्त। आज का होमवर्क लेते जाएं, आज आपके लिए ज्यादा सवाल लेकर के आए हूं क्योंकि छुट्टियां आपकी होगी। अब आपको ब्रेक मिल जाएगा, आपको सैटरडे मिलेगा, आपको संडे मिलेगा, आपको फिर मुलाकात होगी होली के बाद। बाबू हैप्पी होली है, आज तो होली है, अब तो होली होने वाली है आपकी, है होली तो होली की छुट्टी होने वाली है मेरे बच्चों की। तो होली मनाएं, रंगों के त्योहार को एंजॉय करें और इस एंजॉयमेंट में काम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, काम थोड़ा ज्यादा दूंगा। ये लो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। कई सारे कलर्स यहाँ से आपको मेरी तरफ से कई सारे कलर्स, आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी कलर्स, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। होली का पाउडर मैंने फेंक दिया आपके ऊपर, ये लाल रंग कहीं पीला रंग कहीं हरा रंग। अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही कलरफुल बनाएं, अपनी पढ़ाई को भी ऐसे ही कलरफुल बनाएंगे, अपने जीवन को भी कलरफुल बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज में अगले साल बनाएंगे, इसी प्रण के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे। एनसीईआरटी तो पूरा एक बार पढ़ डालो, क्लास नोट से आप रेफरेंस ले डालो, लेकिन रीडिंग इस चैप्टर की अच्छे से कर लेना। खूब सारे क्वेश्चन दिए वो लगा लेना और भी पीवाईक्यू जो बचे होंगे उनको भी लगा लेना। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को ये सारी बातें बता दी और विदा लेने का समय हो चुका है, घर जाने का समय हो चुका है, टाटा बाय बाय कहने का समय हो चुका है। बेटा जी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चंस कर ले जो गिवन क्वेश्चंस है, लेकिन एनसीईआरटी की जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके से पिक्चर्स को, डायग्राम्स को आपको पढ़ना है वो एक बार थॉरो रीडिंग कर डालें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना खूब ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का खूब ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।